हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी के लिए कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप सब जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, यूपी लेखपाल या अन्य कोई एग्ज़ाम जैसे जेई जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हों तो एक सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं सेशन की तरफ। आप सबका पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी हायरार्की को कैसे, उसके बाद रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज की क्रम में डिजाइन करने का सबसे प्रमुख तकनीकी कारण क्या है। देखिए, आप सबको बताए थे ना, सबसे तेज कौन सा मेमोरी होता है, वो होता है रजिस्टर। उसके बाद कैसे, फिर रैम, फिर रोम, उसके बाद सेकेंडरी, है ना। तो ये जो एडजस्टमेंट किया गया, इसका सबसे बड़ा जो रीजन क्या है या किसको ध्यान में रखकर किया गया है, स्पीड को। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे तेज स्पीड किसका होता है, रजिस्टर का। बट यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर को छोड़ दो। इसके बाद किसका होता है, कैसे का, फिर रैम का, फिर रोम का। उसके बाद कॉस्ट का, सबसे ये जो बहुत महंगी मेमोरी होता है, सबसे महंगी मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद कैसे। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी, मतलब जो सबसे तेज है इसका स्टोरेज सबसे कम, मतलब रजिस्टर सबसे तेज है तो इसका स्टोरेज सबसे कम होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो एक आप सबको बताया था, बहुत थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। आप सब अगर ध्यान से इसको करेंगे तभी कर पाएंगे। सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, कैसे बहुत तेज लेकिन महंगी होती है। रैम मध्यम और सेकेंडरी स्टोरेज सस्ती लेकिन धीमी होती है। तो हायरार्की इन तीनों के बीच बैलेंस बनाती है। ठीक है, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए, जो सबसे तेज होगा ना यहाँ पर वो सबसे महंगा भी होगा। ठीक है, और उसका स्टोरेज सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सिस्टम में पेज फॉल्ट की संख्या अत्यधिक बढ़ जाए तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा। फॉल्ट पेज के बारे में आप सबको पिछले वाले सेशन में बताए थे। अगर कोई सिस्टम है उसमें फॉल्ट पेज सबसे ज़्यादा हो रहा है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। आप जानते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूशन स्पीड पर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पेज फॉल्ट होने पर डिस्क एक्सेस करना पड़ता है जो रैम से बहुत धीमा होता है। इससे परफॉर्मेंस गिरती है या कह सकते हैं कम हो जाती है। ठीक है, तो पेज फॉल्ट होने पर जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कह रहा कि एजिंग एल्गोरिथम को सीपीयू शेड्यूलिंग में फेयरनेस टेक्निक क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजिंग एल्गोरिथम से क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्योंकि यह वेटिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ाकर उन्हें सीपीयू दिलाता, मतलब सीपीयू के पास ले जाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एजिंग से कोई प्रोसेस हमेशा इग्नोर नहीं होता, इसलिए सीपीयू का उपयोग निष्पक्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, शॉर्टकट की से लिया गया। कह रहा कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एरो की, जो आपका एरो की होता है ना, का प्रयोग करते समय कर्सर किस आधार पर जंप करता है। अगर आप एक्सेल में एक की दबाते हैं तो कर्सर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस डेटा रीजन की बाउंड्री की तरफ होता है। तो यह आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर भी सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, देखिए, कंट्रोल प्लस एरो की कर्सर को डेटा की कॉन्टिन्यूस रेंज के अंत तक ले जाता है, जिससे लार्ज डाटा में नेविगेशन तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो का प्रयोग किस एडवांस कार्य के लिए किया जाता है। ये भी शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट है। एक आप सबसे पूछा था, शिफ्ट लगा के पूछा गया था ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो फिल्टर वाला पूछा गया था। तो लार्ज डेटा रेंज को
तेज़ी से सेलेक्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आप सब नोट बना लीजिए, लिख लीजिए, पूछा जाएगा आप सबसे। देखिए ये शॉर्टकट कर्सर से लेकर डेटा ब्लॉक के अंत तक सिलेक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि यदि एक्सेल में राउंड इतना लिखा है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या? देखिए इस बेस पर आप सबसे सवाल भी पूछा जाता है। राउंड यहाँ माइनस है ना, -2, तो यहाँ 100 तक आप सब देखेंगे लेफ्ट साइड से। इसका अर्थ है कि आप सबसे सवाल नहीं पूछा, इसका वैल्यू क्या आएगा, आपको वैल्यू भी निकालना आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, नियरेस्ट 100 तक, सॉरी 1000 से नहीं होगा, बी वाला होगा, नियरेस्ट 100 तक एक क्या करेगा, वैल्यू को राउंड करेगा। ठीक है, तो किधर से? लेफ्ट साइड से। ठीक है, आगे क्या है देखिए, आप सबसे ये वैल्यू भी पूछता है सवाल भी। देखिए नेगेटिव डिजिट का अर्थ होता है लेफ्ट साइड से राउंड करना, -2 का मतलब नियरेस्ट 100। ठीक है, अब आप सबको याद हो गया होगा, भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 यदि किसी वैल्यू पर राउंड अप, एक आपको पिछले सेशन में बताया था, एक होता है राउंड केवल होता है, एक होता है राउंड अप होता है, एक होता है राउंड डाउन होता है, 3 वैल्यू होता है राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। इसे में कहा गया है कि यदि किसी वैल्यू पर राउंड अप और राउंड डाउन दोनों का आउटपुट समान आ रहा हो, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए कभी कभी ऐसे होता है ना, किसी वैल्यू पर राउंड अप और राउंड डाउन दोनों अगर वैल्यू समान आ जाए, मतलब सेम आ जाए, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि डेसिमल वैल्यू पहले ही इंटीजर है। ठीक है, तभी ऐसा होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब बारीकी बातें आप सबको याद होनी चाहिए। देखिए यदि नंबर पहले से होल नंबर है तो दोनों फंक्शन समान रिजल्ट देंगे। ठीक है, जैसे लिख दिया 2.67। ठीक है, यही बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो सबका क्वेश्चन सही होना चाहिए। कह रहा कि यदि किसी ईमेल में रिसेप्शनिस्ट को यह पता न चले कि और किन किन लोगों को मेल भेजी गई है, तो किस फील्ड का प्रयोग करना चाहिए? तो BCC, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC मतलब कार्बन कॉपी। अगर इसके माध्यम से आप कैसे को मेल भेजते हैं ना, तो पूरे ग्रुप में सबको पता चल जाएगा कि किसके किसके पास मिल गया है, जबकि BCC किसी को नहीं पता चलता है। अच्छा, CC के लिए जो शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+C है, और BCC का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+B है। ये शॉर्टकट की याद कर लीजिए, पूछा जाता है ईमेल में। ठीक है, ये ईमेल के लिए शॉर्टकट की है, कार्बन कॉपी के लिए ए, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए ए शॉर्टकट की। ठीक है, देखिए BCC में ईमेल एड्रेस पूरी तरह छिपे रहते हैं, जो प्राइवेसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जीमेल हो या आउटलुक हो, में ईमेल लिखते समय Ctrl+S शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वैसे भी आप सब MS वर्ड में, MS एक्सेल में भी Ctrl+S सेव करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है, तो यहाँ भी होगा। तो यहाँ देखिए ड्राफ्ट सेव करने के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे क्या देखिए, Ctrl+S ईमेल को ड्राफ्ट में सेव कर देता है, जिससे डेटा लॉस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कह रहा कि जब ब्राउज़र किसी वेबसाइट से डेटा मांगता है तो HTTP रिक्वेस्ट में सबसे पहले क्या भेजा जाता है? मतलब जब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट से डेटा मांगा जाता है तो HTTP रिक्वेस्ट में सबसे पहले क्या भेजता है? तो आप बताएंगे हेडर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले भेजता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बता रहे हैं? बी सही हो जाएगा, हेडर इन्फॉर्मेशन। देखिए HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट में मेथड, होस्ट, कुकीज़ जैसे हेडर इन्फॉर्मेशन पहले जाती है। ठीक है, आगे क्या है? HTTPS में SSL या TLS का मुख्य कार्य क्या? इसका मतलब होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेटा इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, तभी तो ये प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, सिक्योर प्रोटोकॉल होता है।
आगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ह्यूरिस्टिक एनालिसिस आधारित एंटीवायरस किस आधार पर वायरस पहचानता है। तो जो ह्यूरिस्टिक एनालिसिस के आधार पर जो एंटीवायरस किस आधार पर वायरस को पहचानता है, तो आप बताएंगे प्रोग्राम के बिहेवियर, मतलब जो भी मान लेते हैं ये वायरस होता है ना, उसको बिहेव के आधार पर उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, देखिए जो अननोन वायरस को भी उसके बिहेवियर से पहचान सकता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि स्टेल्थ वायरस को पहचानना कठिन क्यों होता है। देखिए आप सबको जब वायरस के टाइप बताते हैं ना, बहुत सारे प्रकार के वायरस होता है, जैसे रैंसमवेयर हो गया, स्टेल्थ हो गया, ट्रोजन हो गया, बहुत सारे हैं। ये क्या करता है ना, अपने आप को बार बार बदलता रहता है। ठीक है, यह सिस्टम फंक्शन को मैनिपुलेट कर खुद को छुपा लेता है, इसीलिए इसको पहचानना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। देखिए स्टेल्थ वायरस ऑपरेट ओएस कॉल्स को मॉडिफाई कर अपने अस्तित्व को छुपा लेता है या छुपाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यदि वायरस रैम में रेजिडेंस बन जाए तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। यदि वायरस रैम में रेजिडेंस अपना बना ले तो सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हर एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम को संकृत कर देता, मतलब उसको खराब कर देगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए मेमोरी रेजिडेंस वायरस हर रनिंग प्रोग्राम को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी मुख्य रूप से किस टेक्निकल पैरामीटर पर निर्भर करते हैं। देखिए जो टेक्निकल पैरामीटर है ना, ये आप सबको पता है, तो आप बोलते हैं DPI का मतलब डॉट पर इंच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे क्या है, देखिए DPI जितना अधिक होगा प्रिंट उतना ही साफ और शार्प होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर आज भी कुछ क्षेत्रों में उपयोग में क्यों होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की बात कर रहा है, तो मल्टी कॉपी प्रिंट की क्षमता के कारण आज भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर एक साथ कई कार्बन कॉपी निकाल सकता है, यही रीज़न है कि आजकल कई बहुत सारे जगह यूज हो रहा है। एक्सेल में बहुत बड़ी फाइल खोलने पर सिस्टम हैंग होने का सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है। तो जब रैम की क्षमता उतना ज़्यादा नहीं रहेगा तभी तो होगा। जैसे आपका मोबाइल है, जब रैम फुल हो जाएगा तो थोड़ा हैंग करता है। ठीक है, तो इनसफिशिएंट रैम, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। देखिए एक्सेल डेटा फार्मूला रैम में लोड करता है। देखिए ये आप सबको याद होना चाहिए, एक्सेल डेटा कहाँ पर लोड होता है, फार्मूला रैम में। ठीक है, रैम में लोड होता है। एक्सेल डेटा हो चाहे फार्मूला हो, सब कहाँ पर लोड होता है, रैम में। और रैम कम होने पर सिस्टम क्या करता है, हैंग करता है, ध्यान देना। कह रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा कि फायरवॉल द्वारा किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए मुख्य रूप से किन जानकारियों का प्रयोग किया जाता है। तो फायरवॉल द्वारा किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए मुख्य रूप से किन जानकारियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पर होगा, देखिए ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल। अच्छा, पोर्ट नंबर के लिए आप सब यदि टेलीग्राम पर जुड़े होंगे ना, तो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसमें पोर्ट नंबर का जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट नंबर है ना, सब सेट कर दिया गया। उसको आप सब लिख लीजिए, 3-4 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें बताया गया FTP का पोर्ट नंबर क्या, HTTP का, HTTPS का। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर वहाँ पर है, तो आप सब याद कर लीजिए, है ना। देखिए फायरवॉल नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, सबसे बड़ी बात यही है। ये लाइन आप सब याद कर लीजिए, ये किस लेयर पर काम करता है, फायरवॉल नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। ठीक है, OSI की लेयर भी आप सबको पढ़ा है, 7 लेयर का।
दोस्तों और आप सबको एक जानकारी बता दें, यदि आप यूपी त्रिपल के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 35 नंबर का, ठीक है, तो आप सब के लिए नोट्स एकदम डिटेल में तैयार किया गया है कंप्यूटर का और यूपी जीके का, ठीक है। तो एक भी टॉपिक वहाँ पर नहीं छूटेगा, आप सब डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो चैनल के होम पेज पे जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स लिया है, अपना विश्वास जताया है, तो जितने भी स्टूडेंट नोट्स लिए हैं आप सब बार बार इसी तैयारी कीजिए, इसी को रिवीजन कीजिए और उसके बाद टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप सबका स्कोर बढ़ेगा 100%। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ सही ढंग से कार्य कराने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अनिवार्य है। मतलब कंप्यूटर को मतलब प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अगर काम कराना तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए आपको, प्रिंटर ड्राइवर की ज़रूरत पड़ता है तभी तो काम करेगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देखिए प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन कराता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट हो जिसको पेजिंग एजिंग बोलते हैं, ठीक है, और एक्सेल प्रोसेसिंग हो, ईमेल कम्युनिकेशन हो, और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रोटोकॉल हो, या एंटीवायरस प्रोटेक्शन हो, या प्रिंटर कंट्रोल हो, ठीक है। तो इन सभी को एक साथ सुचारू रूप से चलाने वाला केंद्रीय नियंत्रक कौन सा होता है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिसोर्स एलोकेशन, सिक्योरिटी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनाएंगे आप सब, ऑप्शन सी। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन का सेशन कैसा लगा आप सब को, तो आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को आप सब शेयर ज़रूर करें, लाइक आप सब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।